हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स को कवर किया था एंड हमने चारों तक फिनिश कर लिया था। आज हम बाकी की जो साइट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रंगपुर है। रंगपुर जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। भादर रिवर के ऊपर है। इसको एक्सकेवेट किया गया था दो पर्सनस के द्वारा। पहला MS वत्स 1931 में एंड SR राव 1953 में। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट में आपको देखने को मिलेगा प्री और मैच्योर हड़प्पन फेसेस के कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं, यानी प्री हड़प्पन और मैच्योर के देखने को मिलेंगे। लेट हड़प्पन के कोई भी बेसिकली रिमेन्स यहाँ पे नहीं मिले हैं। एंड यहाँ पे येलो और ग्रे कलर के पॉट्स मिले हैं प्री हड़प्पन फेस के। ठीक है, याद रखना प्री हड़प्पन में जो येलो और ग्रे कलर के पॉट्स बनाए जाते थे मटके वगैरह, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे कि हम जानते हैं गुजरात में आपके मोदी जी हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं कि जब भी आप आओगे हमारे यहाँ पे यानी हमारे गुजरात में आओगे तो पूरा जगह आपको रंग ही रंग देखने को मिलेगा। बट आप अच्छे से रंगों से होली वगैरह खेलिए, मतलब बड़ा ही अच्छा माहौल रहता है उस समय गुजरात में। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली बस क्या करना है, भगदड़ नहीं मचाना है जो रिवर है उसके आसपास। ठीक है, यहाँ पे भादर है तो भादर को हमने भगदड़ के फॉर्म में याद कर लेना है। तो आप आइए गुजरात और रंगों से खेलिए, बट कोई भगदड़ मत मचाइए। और ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक्सकवेशन किया जा रहा है MS वत्स और SR राव के द्वारा। तो उसको याद करने का तरीका ये है कि मोदी जी जो है MS धोनी को बोल रहे हैं वत्स इधर आओ और गुजरात में जो भी रंग वगैरह उनसे खेलो आप। ठीक है, एंड देन यहाँ पे बोला जा रहा है SR राव, तो इसमें बोला जा रहा है कि सारी राहों में। ठीक है, मतलब सर आप राहों में। ठीक है, SR को आप बेसिकली कर दोगे सर और राव को कर दोगे राहों में। तो सारी राहों में मोदी जी ने क्या करा, रंग ही रंग बिछवा दिए हैं ताकि सब लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। नेक्स्ट है कि जब रंग की बारी आती है तो रंग से सबसे ज़्यादा कौन खेलता है, छोटा सा बच्चा और मैच्योर पर्सन खेलते हैं। बूढ़े लोग तो कहीं ना कहीं दूरी रहते हैं। तो प्री मतलब छोटे बच्चे हो जाएंगे, मैच्योर मतलब थोड़े से मैच्योर पर्सन। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा लोग पीले रंग से खेलना पसंद करते हो, ग्रे कलर से खेलना पसंद करते हैं कौन, बच्चे। ठीक है, देखना कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो गुजरात में येलो कलर और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन बना के खेलते हैं। नेक्स्ट है बनावली है, जो कि आपका हिसार हरियाणा में है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, रंगोई रिवर के पास है। इसको एक्सकवेट किया गया है RS बिस्ट के द्वारा 1973 में। यहाँ पे आपको प्री मैच्योर और लेट हड़प्पन कल्चर सब के सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे क्ले एंड चिकनी मिट्टी का प्लफ मिला हुआ है, मतलब हल वगैरह मिला हुआ है, उसका बेसिकली मॉडल मिला है। एंड यहाँ पे जो सील्स पाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर टाउन में, यानी अगर हम देखिए कोई भी सिटी का लेआउट, तो यहाँ पे जो उठा हुआ पोर्शन होता है वो आपका सिटाडल होता है वेस्ट की तरफ, और नीचे जो होता है आपका लोअर टाउन होता है ईस्ट की तरफ। तो जितने भी सील्स मिले यानी मोहरें मिली हैं वो सिर्फ लोअर टाउन में मिली, सिटाडल में नहीं मिली है। अब उनका अलग ही अलग पर्सपेक्टिव होगा, बट कहीं ना कहीं जितना हिस्टोरियंस को मिलता है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका हमने बताया था वही है कि बन्ना, हमारे जो हरियाणा के जो नीरज चोपड़ा है वो बेसिकली बन्ना बनने वाले, मतलब जो बन्ना मतलब इन द सेंस बेसिकली दूल्हे बनने वाले हैं। और जब भी दूल्हे की शादी होती है तो बहुत साज सजावट होती है, तो रंगोली वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो बनने से हमने कनेक्ट कर दिया नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के हैं, एंड उनकी शादी हो रही है तो सब रंगोली वगैरह बना रहे हैं। एंड इसको एक्सकेवेट किया RS बिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली बनने की शादी है तो रात में सभी लोगों का जो बिस्तर है, ठीक है, आज पर हमने कर दिया रात में सभी लोगों का बिस्ट का मतलब हमने कर दिया बिस्तर जो है यहीं पे इसी हॉल में लगा रहेगा और आप यहाँ पे आराम से सो सकते हैं, क्योंकि जितने मेहमान हैं उनको बोला जा रहा है। और क्योंकि बनने की शादी है, दूल्हे की शादी है, तो जब भी दूल्हे की शादी होती है चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर कोई शामिल होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्री मैच्योर और लेट तीनों आपको देखने को मिलेगा। एंड छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चिकनी में कुछ काम है नहीं उन्हें शादी में, तो चिकनी मिट्टी ले रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ सामान बना रहे हैं। सील्स की बात करें तो सिर्फ लोअर टाउन में मिलेगी, यानी आप कह सकते हो ऑब्वियसली बनने की शादी होगी नीरज चोपड़ा की। और नीरज चोपड़ा ऐसे इंसान है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी नहीं, क्योंकि सिटाडल में हमेशा जो है रिच पर्सनस रहते हैं या फिर मर्चेंट्स वगैरह रहते हैं। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कि जो आपका नीरज चोपड़ा है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, वो एक लोअर टाउन से यानी छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो सील्स वगैरह जो होंगी वो सिर्फ लोअर टाउन में होंगी। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, यूपी में, और हिंडौन रिवर के पास है। इसको एक्सकवेट किया YD शर्मा ने 1958 में।
और ये लेट हड़प्पन के कल्चर यहाँ पे मिला है। याद रखो, सिर्फ और सिर्फ लेट हड़प्पन कल्चर यहाँ पे मिला है। एंड इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ के देखने को मिलेंगे। और ट्रफ फाउंड, यानी ट्रफ मान लो कोई चीज़ है, उसके ऊपर जो क्लोथ है, कपड़ा है, उसके कुछ इम्प्रेशन देखने को मिले हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर को हम बेसिक करेंगे ऑल, ठीक है। एल से क्या हो गया, ऑल। आम, आम मतलब आपके मैंगो गिर गए हैं पूरे, ठीक है। तो ऑल आम गिर गए हैं पूरे, ऐसा कौन बोल रहे हैं, आपके यूपी में जो योगी जी बोल रहे हैं कि सारे के सारे मेरे जो आम गिर गए हैं। कहाँ पे गिर गए हैं, ठीक है, गिर गए हैं बेसिकली। तो वो जितने भी हिंडोन कह लो या फिर हिंदू हैं, जितने भी हिंदू उनसे बोल रहे हैं कि आप सब उठा लो, ठीक है। तो हिंदू को बोल रहा है आप सब ये आम उठा लो और यूज़ कर लो, क्योंकि मेरे सारे के सारे आम गिर गए हैं। एक्सकेवेशन है वाई डी शर्मा के द्वारा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये देखो शर्मा जी, आप भी लग गई उठाने में आम, मैंने तो बाकी लोग को बोला है, पर ये देखो शर्मा जी, आप भी उठाने लग गए आम, कोई नहीं खा लो। तो यहाँ पे योगी जी बोल रहा है कि जो आम है मैं स्पेसिफिकली बूढ़े लोगों के लिए लाया हूँ, यानी कि लेट हड़प्पन के बारे में है। और इसको आप क्या करो, एक कपड़ा लो और उसमें कपड़े में क्या करो, बूढ़े लोग हैं उनके लिए आम वगैरह बांध दो और उसको दे दो उनको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोट दीजी, जो कि आपका सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। एंड सिंध रिवर में है ये। इसको एक्सकेवेट किया गया है घुरे 1935 में और फजल अहमद 1955 में। और ये प्री हड़प्पन साइट है। हाउसेस जो है यहाँ पे पत्थरों से बने हुए हैं, यानी ज़्यादा एडवांस आपको नहीं दिखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली प्री हड़प्पन साइट है ये। और यहाँ पे जो एविडेंसेस है इस पर्टिकुलर सिटी के, ये शो करते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय किया गया फोर्स के द्वारा। यानी जो कोट दीजी है, यहाँ पे अगर सिटी की हालत देखोगे तो उस हालत से ये पता चला कि कोई पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स आई होगी जिसके कारण यहाँ पे सिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस से पता चला है। कोर्ट दीजी हमने देखा था कि इस तरीके से पाकिस्तान में जो बच्चे हैं या फिर वहाँ के लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। और सिंध मतलब सिंध में जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सकेवेट किया है घुरे फैज़ल अहमद के द्वारा। तो एक स्टोरी फॉर्म में याद रख लो कि जो फैज़ल नाम का एक लड़का है वो बहुत ज़्यादा घूर रहा था लोगों को। और पाकिस्तान में आप किसी भी लोगों को घूरोगे तो आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि इतना सख्त कानून है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप बेसिकली खासकर जब छोटे बच्चों को, जो प्री बच्चे हैं, उन लोगों को घूरोगे, उन लोगों पे कहीं ना कहीं गलत मतलब नज़रों से देखोगे तो और ज़्यादा सख्त कानून है पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान जिस तरह से इकॉनमी फेस कर रहा है, तो ऐसा मान के चलो कि पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ के जो घर है वो सिर्फ पत्थरों के बने हुए, उतना अच्छा आर्किटेक्चर नहीं है। और माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो उसी की फोर्स के द्वारा होगा, बिकॉज सारी की सारी जो आर्मी है उसके पास पूरी की पूरी सत्ता है पाकिस्तान की। तो कभी अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो उनकी आर्मी के कारण ही पूरा डिस्ट्रॉय होगा। तो एक तरह से छोटी सी स्टोरी थी इसको याद करने का। नेक्स्ट है आमरी। आमरी आपको सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, इंडस रिवर के पास है। इसको एवेट किया गया NG मजुमदार के द्वारा 1929 में। और प्री हड़प्पन सेटलमेंट यहाँ पे पाई गई है। और यहाँ पे कुछ राइनोस जो है उनके रिमेन्स मिले हुए हैं, जो अगेन ये शो करता है कि वो राइनोस के बारे में उनके कुछ ना कुछ एविडेंसेस या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी थी। एंड झांगर कल्चर यहाँ पे फ्लरिश हुआ था लेट हड़प्पन पार्ट में। यानी जैसे जैसे ये पर्टिकुलर सिटी जब अपनी लेट हड़प्पन फेज में गई होगी तो वहाँ पे एक झांगर नाम का कोई कल्चर है वो प्रसिद्ध हुआ था, फ्लरिश हुआ था। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि पाकिस्तान के लोग जो है बेसिकली इंडू, यानी इंदू जो पाकिस्तान में मान लो एक लड़की है इंदू नाम की, उसको आम खाना बहुत पसंद है। एंड ये जो आम है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सकेवेट किया गया NG मजुमदार के द्वारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना जी ये मजुमदार नहीं, बाकी सब लोग खाएंगे। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है पर्टिकुलर आम जो है मजुमदार लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंदू के लिए है। तो बोला जा रहा है ना जी ये आम तो हम मजुमदार को देंगे ही देंगे नहीं, क्योंकि ये इंदू के लिए आम है, ठीक है। और ख़ासकर बस जो अगर खाना भी आम को, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खा सकते हैं आम को। और जो भी राइनोस वगैरह है आप उनको भी खिला सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि जो लेट हड़प्पन पार्ट है, तो यानी जो पाकिस्तान में जो छोटे छोटे मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो हमेशा बेसिकली कह सकते हैं हमेशा एंगर में रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ से मतलब जहाँ देखो वो लोग एंगर में रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गुस्सा लगा रहता है वहाँ के जो ओल्ड पीपल्स है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका रोपर। रोपर आपको देखने को मिलेगा पंजाब इंडिया में है एंड सतलुज रिवर के पास है। इसको एक्सकेवेट किया है वाई.डी. शर्मा के द्वारा 1955 में। एंड यहाँ पे जो बिल्डिंग्स मिली है मेनली स्टोन एंड सॉइल की बनी हुई है, अगेन थोड़ा सा एडवांस नहीं है। और यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि डॉग को भी बरी किया जाता था बिलो द ह्यूमन्स, यानी अगर मान लो यहाँ पे कोई ह्यूमन की डेड बॉडी को बरी किया तो उसके नीचे डॉग को बरी करते थे आफ्टर डेथ। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है कि रूपा नाम की एक लड़की है जो कि सूट बहुत ज़्यादा पहनती है। क्यों? बिकॉज पंजाबी है। तो रूपा नाम की लड़की पंजाबी है और पंजाबी लोग सूट बहुत पहनते हैं, तो सतलुज का आपका क्या हो जाएगा? सूट। एंड एक्सकेवेट किया गया है वाई.डी. शर्मा के द्वारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये देखो ना शर्मा जी, हमारी पंजाब की एक लड़की है रूपा, कितनी अच्छी है, सूट वगैरह पहनती है। तो वाई.डी. शर्मा मतलब ये देखो शर्मा जी। एंड यहाँ की जो बिल्डिंग है, रूपा कहती है कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है और ज़्यादा मतलब सस्ते चीज़ों से बनाई। मतलब आजकल आप महंगी महंगी बिल्डिंग बना सकते हो, बट मेरे पास ऐसी तकनीकी है कि मैं स्टोन और नॉर्मल सॉइल को यूज़ करके बना सकती हूँ। ठीक है, तो रूपा का मानना ये है कि हम लोग जो है बहुत ही सस्ते में बिल्डिंग बना के देंगे और सिर्फ स्टोन और सॉइल यानी मिट्टी और पत्थर का यूज़ करके आपको अच्छे से बिल्डिंग बना के देते हैं हम। एंड और रूपा जो है डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए हमेशा बोलती थी कि जब मैं ऐसा हूँ तो मेरे नीचे जो है डॉग को बरी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है सुरको ताड़ा। ठीक है, सुरको ताड़ा एंड ये कच्छ आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। साबरमती जो रिवर है उसके पास है। इसको एक्सकेवेट किया जे.पी. जोशी ने 1964 में और यहाँ पे हॉर्सेस के बोन्स पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा गुजरात में आपके मोदी जी हैं। तो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मुझे संगीत इतना पसंद है कि मैं संगीत जब भी सुनता हूँ तो मैं सुर को ही ताड़ता रहता हूँ। ठीक है, सुर को क्या हो रहा है? ताड़ना। ठीक है, तो जब भी संगीत सुनता हूँ तो मैं सुर को ही ताड़ता रहता हूँ। ये कितना अच्छा सुर है। और ये संगीत ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा साबरमती आश्रम में जाते तो एक अलग सा सुर होते हैं जो कहीं ना कहीं गांधी जी की याद दिलाते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि इस तरह का जोश और ये सब और सुर को सुन के मुझे अलग सा ही जोश आ जाता है। ठीक है, जे.पी. को आप कर सकते हो कि जहाँ पे भी, ठीक है, जहाँ पे भी मैं ये सुर सुनता हूँ तो मुझे वहीं पे जोश आ जाता है कि मुझे कुछ करना है भारत के लिए। और यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ हॉर्सेस है उसके बोन्स में मिले हैं। मोदी जी बता रहे हैं किस पर्टिकुलर जगह में। एंड नेक्स्ट है आपका है सुख्ता जिंदौर है। ये आपका सिंध पाकिस्तान में है। एंड ये दशक रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। इसको एक्सकेवेट किया गया है एस्टिन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1929 में। ओरिजिनली ये पर्टिकुलर सिटी जो है, फिर जो पर्टिकुलर साइट है वो पार्ट था लेटर, मतलब अच्छा ओरिजिनली ये जो है पोर्ट था, लेटर कट ऑफ फ्रॉम सी। ठीक है, मतलब पोर्ट था मतलब बेसिकली जो आपका वो होता है ना जहाँ पे शिप वगैरह रुकती है, वो ये पहले था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि ये सी से कट ऑफ हो गया ड्यू टू कोस्टल अपलिफ्टमेंट। मान लो ये पर्टिकुलर साइट है और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा समुंदर है, तो ये पहले पोर्ट हुआ करता था, शिप आती थी यहाँ पे रुकती थी और फिर ट्रेड वगैरह होते थे। बट क्योंकि सी का लेवल इतना ऊंचा उठ गया कि ये पर्टिकुलर जो कह सकते हैं साइट है वो कट ऑफ हो गई यहाँ से। ठीक है, सी से अलग हो गई। अब फिर उसके बाद ये पोर्ट शायद नहीं रहा होगा, और क्योंकि ये पोर्ट था इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिंक्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये सुख्ता जिंदौर है तो पाकिस्तान में ट्रेड होते थे किसका? बेबीलोन के साथ। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, हर एक जेंडर के लोग बोलते हैं कि हमारा सुख चैन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। मतलब सुख चैन जो है हर एक जेंडर का, चाहे मेल हो या फीमेल, सबका छिन गया है। क्यों? यहाँ पे बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो दर्शक है, ठीक है, यहाँ पे नाम दशक है, दशक कह लो या फिर दर्शक कह लो। दर्शक आपको पता ही है जो व्यूअर्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं या फिर ये पर्टिकुलर दशक जो है, ये दशक ही आप इसको ध्यान में रखो। दशक मतलब आपका डिकेड बोलते हैं। तो ये पूरा दशक जो हमारा चल रहा है पाकिस्तान में इतना ख़तरनाक चल रहा है, इकॉनमी सही नहीं चल रही है, अच्छे से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वो नहीं है। तो पूरा का पूरा ये दशक जो है, पूरा 10 साल का टेन्योर है, यहाँ पे देखने को मिलेगा अच्छे से सुख चैन हर एक जेंडर का छिन गया है। और इसको जैसे कि हम देखा है एस्टिन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा यहाँ पे इसको एक्सकेवेट किया गया है। तो यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एज टीन मतलब टीन मतलब एक तरह से टीनेजर वगैरह देख लो कि टीनेजर लोग भी यहाँ पे बहुत परेशान रहते हैं।
और जॉर्ज नाम का मान लो कोई पर्सन है वहाँ पे, वो भी बड़ा परेशान रहता है कि मैं मतलब जॉर्ज नाम का एक अमेरिका वगैरह से आया हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छे से इकॉनमी नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये सोच के वो वापस चले जाता है और वो बोलता है कि पहले तो मैंने सुना था बहुत अच्छी पोर्ट सिटी है, यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेड होता है, बेबी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, बट अब तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा धोलावीरा है, ये कच्छ गुजरात में देखने को मिलेगा, लूनी रिवर के पास है। इसको एक्सकवेट किया है जेपी जोशी ने और आर.एस. बिष्ट ने 1990 में, आर.एस. बिष्ट ने किया है, जेपी जोशी ने 1968 में। जाइंट बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर यहाँ पे पाया गया है, यूनिक तरह का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर साइट है धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पहले भी हमने देखा था एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे प्री मैच्योर लेट तीनों आई थिंक बनावली थी। अब बनावली के बाद आपको देखने को मिला धोलावीरा भी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है आईवीसी की जहाँ पे प्री मैच्योर और लेट हड़प्पन तीनों फेसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे जो है सैंडस्टोन और मड ब्रिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। मेगालिथिक के बरियल्स यहाँ पे मिले हैं। मेगालिथिक मतलब मेगालिथिक जब हम पढ़ेंगे तो आप देखो किस तरीके से पत्थर वगैरह इस तरह से सर्कल्स में रखे जाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह में लोग को बरी कर दिया जाता है। और इस पर्टिकुलर जगह में इरीगेशंस मिले हुए हैं, इरीगेशन की फैसिलिटी है, डैम्स वगैरह बनाए गए हैं। ऑब्वियसली एक कोस्टल एरिया है, कच्छ के आसपास ये पर्टिकुलर साइट है, तो वहाँ पे डैम्स एम्बार्कमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसको याद कैसे करना है। तो जैसे कि हमने देखा था कि मोदी जी जब भी आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, ढोल नगाड़े बजते रहते हैं। तो ढोल बजना मतलब मोदी जी मतलब गुजरात में है और लोग जो है जिस भी अवस्था में होते हैं, लुंगी वुंगी पहनी होती तभी उस ढोल के आगे नाचने लग जाते हैं। तो जहाँ पे भी ये सब होता है, मोदी को देखकर, मोदी जब भी ये सब देखते हैं जहाँ पे भी उन्हें, मोदी को जोश आ जाता है कि बस अब मुझे करना है। और जब भी जिस भी जगह मोदी जी को, जब मोदी जी जा रहे होते हैं, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, तो रात भर सब लोग मतलब आर.एस. बिष्ट मतलब रात में सभी लोग अपना बिस्तर वहीं पे लगा देते हैं कि भाई इस रास्ते से मोदी जी जाएंगे और हमें देखना है। तो रात भर अपना बिस्तर लगा के बैठे रहते हैं और ढोल नगाड़े की आवाज़ सुन के फिर मोदी जी को देखने चले जाते हैं। मोदी जी देख के बोलते हैं कि मुझे इन सब देखो जोश आता है कि मुझे कुछ करना है भारत के लिए। अब मोदी जी ने गुजरात में क्या कर रखा है पता ही है, बहुत अच्छा वाटर रिजर्वायर मान लो बना के रखा है। बिकॉज उनका मानना ये है कि किस तरीके से पानी स्टोर करो एंड उस तरीके का यूनिक मेथड आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर जगह है, मोदी जी बताते हैं जहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं, तो उस ढोल नगाड़े में हर कोई नाचना चाहता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो। और यहाँ पे मोदी जी बताते हैं कि अगर आप कच्छ वगैरह जाओगे तो आपको बहुत अच्छे सैंडस्टोन मड के ब्रिक्स मिलेंगे, मेगालिथिक की कुछ साइट्स मिलेंगी एंड इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, डैम एम्बार्कमेंट्स है। तो आप जाइए गुजरात और थोड़ा सा घूम के आइए। नेक्स्ट है राखी गढ़ी है, जो कि भीराना हरियाणा में देखने को मिलेगा, घाघर रिवर के पास है। इसको एक्सकेवेट किया गया है अमरेंद्र नाथ के द्वारा। साइज़ देखोगे तो जैसे कि हमने पता ये लार्जेस्ट सिटी है आईवीसी की, तो 350 हेक्टेयर्स में ये फैली हुई है। लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है और लार्जेस्ट एंशियंट टाउन भी है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पुराना एंशियंट टाउन जो है वो किसको कहते हैं, राखी गढ़ी को कहते हैं। और यहाँ पे अगेन खास बात यह है कि यहाँ पे प्री मैच्योर और लेट हड़प्पन साइट तीनों फेजेस को देखा गया है। और यहाँ पे इंसाइज्ड फीमेल फिगर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसको याद करते हैं राखी गढ़ी को। जैसे कि हम जानते हैं कि देश भर की जितनी भी लड़कियां हैं सभी जो है राखी बांधना चाहती है किसको, नीरज चोपड़ा को, जो कि हरियाणा में रहते हैं। और सभी लड़कियां जो है मस्त अपना घाघरा वाघरा पहन के आई या राखी वाखी लेके आई नीरज चोपड़ा को राखी बांधने के लिए। और वो हमेशा प्रे करती है कि नीरज चोपड़ा हमेशा अमर रहे, अपने नाथ मतलब नाथ जी यानी शिव जी से प्रे कर रही है कि हमारा जो भाई है जो इतना जो खेलता है वो हमेशा अमर रहे, ठीक है। और वो बताती हैं कितना राखी बांध रही हैं, ऑब्वियसली वो ऐसे पर्सन को, सब जनता पूरे देश की लड़कियां आ रही हैं, तो इट इज़ अ लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप याद कर सकते हो राखी गढ़ी का एक लार्जेस्ट साइट है। और जब राखी बांधने की बात होती है तो चाहे वो छोटी बच्चियां हों या बड़े वुमेंस हो या फिर जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, वो सभी जो है कहीं ना कहीं तैयार रहती है कि नीरज चोपड़ा को राखी बांधने के लिए, ताकि वो अच्छे से खेलता रहे। और यहाँ पे फीमेल्स जो है बहुत सारी चीज़ें भी उपहार में, फिगर्स वगैरह जो होती हैं, कोई भी मूर्ति वगैरह जो है वो भी गिफ्ट में देती हैं। तो इस तरह से अपने मॉनिक्स में के थ्रू याद कर सकते हैं इसको।
अब हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं जिस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में फ्लरिश हो रही थी, उसी की कंटेम्प्रेरी बाकी आपको मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से क्या डिफरेंसेस है दोनों सिविलाइजेशन में, वो भी एक बार देख सकते हैं, ताकि इन केस अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा बहुत कंटेंट हो आपके पास इसको लिखने के लिए। टाउन की प्लानिंग की बात की जाए तो हड़प्पा में देखो बहुत ही प्लान तरीके से टाउन को प्लान किया गया है। ठीक है, कि प्रॉपर आपका यहाँ पे ग्रेड पैटर्न पे रोड होगा, 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेगा। हर एक जो घर है उसका एंट्रेंस जो है स्ट्रीट की तरफ नहीं होना चाहिए, कहीं पे हुआ है कहीं पे नहीं हुआ है। तो बहुत ही प्लान तरीके से टाउन को यानी शहरों को बनाया गया है। एक्सीलेंट ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बट वही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हैफाजार्ड तरीके से टाउन्स का आपको ग्रोथ देखने को मिले, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे ड्रेनेज नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसा है। तो उतना प्लानिंग नहीं थी, यानी कह सकते हैं कि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जो इनको इतनी अच्छी नॉलेज थी, और मेसोपोटामियन लोगों को इतना अच्छा नॉलेज नहीं था। सिमिलरली हाउस प्लानिंग की बात करें, कोई घर वगैरह बनाना, तो हमारे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं पे आपको रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं, कहीं पे स्क्वायर हाउसेस मिले हैं, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिली है। और जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे तो ऑब्वियसली स्टेयरवेज तो बनाओगे, सीढ़ियाँ बनाओगे तभी आप ऊपर चढ़ सकते हो। तो उस तरह का रेक्टेंगुलर हाउसेस, स्टेयरवेज आपको देखने को मिलेगा। बट ये सब चीज़ें मेसोपोटामिया में एब्सेंट थी। ठीक है, पोट्री और सील की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अपनी खुद की एक अलग ही करेक्टरिस्टिक थी सील्स और पोट्री की, यानी किस तरीके से वो कभी एनिमल का फिगर बनाते थे, अपनी ही लैंग्वेज बुस्टोफेडन लैंग्वेज को लिखा करते थे। पॉटरीज बना रहे हैं तो उसमें अलग ही मोटिव्स होते थे, उनके जोग्राफिकल पैटर्न है, कहीं पे लाइन से, मतलब बहुत ही कह सकते हैं ना एक्सपर्टीज़ के साथ वो सब करते थे। बट ये सब चीज़ें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एब्सेंट थी। स्क्रिप्ट की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो एक चीज़ ये है कि वो अनडेसिफर्ड है, बिकॉज अभी भी उसको डेसिफर नहीं किया गया है। ये एक चीज़ है, यानी वो इतना इस तरीके से लिखते थे कि अभी तक इसको नहीं पढ़ पाए हैं। तो वही अगर हम देखो मेसोपोटामियन की, तो वहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो यूनिफॉर्म है। एंड इजिप्शियन स्क्रिप्ट को बेसिकली हायरोग्लिफ्स कहते हैं। और ये दोनों ही स्क्रिप्ट जो है, मेन चीज़ आपको याद रखना है कि ये डेसिफर की गई है। ये बेसिकली क्यूनिफॉर्म है। ठीक है, और मेसोपोटामियन की स्क्रिप्ट को क्यूनिफॉर्म बोलते हैं और इजिप्शियन स्क्रिप्ट को हम हायरोग्लिफ्स कहते हैं। राइटिंग की बात करें तो हड़प्पा में आप देखने को मिलेगा जो स्क्रिप्ट है मोस्टली ऑन सील्स, यानी जो आपके मोहर वगैरह दिखेंगे उन्हीं में आपको स्क्रिप्टेड दिखेंगे, मतलब वहीं पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है आपको ये नज़र आएगा। कुछ ऐसे कागज़ वगैरह तो मिले नहीं है, तो सील्स के ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड किया गया है। बट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखोगे आपको कुछ लेटर्स वगैरह मिले हैं, एंड प्रेस लेटर्स मिले हैं और मॉइस्ट क्ले टैबलेट में, यानी ऐसी तरह की मिट्टी होगी, इसमें कुछ ऐसे लेटर्स वगैरह आपको कुछ शब्द वगैरह दिखे होंगे। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखो तो पेपिरस शीट जो है, जो कि रीड से बनी हुई होती हैं, उस पर्टिकुलर शीट्स में कुछ ना कुछ राइटिंग मिली हुई है, जिसके थ्रू पता चलता है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में वो लोग जान पाएँ कि लोग उस समय कैसे थे, क्या क्या किस तरह से उनका बीच में कम्युनिकेशन होता था। डिक्लाइन की बात करें तो हड़प्पा में देखने को मिलेगा कोई भी साइन नहीं है कि किस तरह से पता चले कैसे डिक्लाइन हुआ है, किस तरह से 1900 BC के बाद डिक्लाइन कैसे चले गया। बट मेसोपोटामियन की बात करें, ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि डिक्लाइन में नहीं गई थी, कंटिन्यू कर रही थी। इवन आफ्टर 1900 BC के बाद भी वो मस्त से कंटिन्यू कर रही थी। एरिया की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया में मतलब फैला हुआ था। बहुत सारी मल्टीपल हमने साइट्स भी देख ली, कई हरियाणा है, कई पंजाब है, पाकिस्तान है, गुजरात है, इन सब एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। और राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे और एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेशन काफ़ी होता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखोगे छोटा ही एरिया में सिविलाइजेशन थी और यहाँ पे राइस वगैरह एब्सेंट थे। उस समय के लोग इतने एडवांस नहीं थे कि वो राइस वगैरह शायद उगा पाए, तो वो चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट थी। नेक्स्ट है आपके पोस्ट हड़प्पन फेज, यानी अभी तक हमने प्री हड़प्पन देख लिया, मैच्योर देख लिया। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो लेट हड़प्पन फेज था, जो कि 1900 से 1300 BC के टाइम पे था, जिसको अगर याद हो, हमने याद करने का तरीका ये बताया था कि जो बूढ़े लोग होते हैं हमेशा ही बोलते हैं कि 13 साल में शादी करो और 19 साल में अपनी फैमिली प्लानिंग वगैरह कर लो।
तो पोस्ट हड़प्पन फेज़ के अगर हम फीचर्स देखें तो ऑब्वियसली जो अर्बन लाइफ थी, यानी जो सेटल्ड लाइफ जी रहे थे जिस तरह से घर वगैरह था, तो ये जो अर्बन लाइफ थी डिक्लाइन होती जा रही थी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया एग्रीकल्चर का, यानी पहले अगर एग्रीकल्चर अगर कोई पर्टिकुलर लोग सिर्फ राइस उगा रहे थे, कहीं पे सिर्फ बार्ले उग रहा था, कहीं पे सिर्फ वीट हो रहा था, वो चीज़ें डाइवर्सिफाई हो गई थी। अब एक ही पर्सन ज़्यादा चीज़ें उगा रहा था। होमोजिनिटी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो धीरे धीरे डिसअपेयर्ड हो रही थी। होमोजिनिटी इन द सेंस कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो हरियाणा है, वहाँ के लोग का अपना सेम कल्चर था, सेम तरीके से रहन सहन है, सेम तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम तरीके से अपनी जो पूजा पाठ है अगर कर रहे होंगे तो सेम तरीके से, तो होमोजिनिटी थी। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप भारत के किसी भी कोने में चले, महाराष्ट्र का अपना एक कल्चर है, गुजरात का अपना एक कल्चर, तो होमोजिनिटी आपको देखने को मिलेगी। पूरा होमोजिनिटी नहीं है बट थोड़ा थोड़ा डाइवर्स भी देखने को मिलेगा। तो उस तरह से जो होमोजिनिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो धीरे धीरे डिसअपेयर होती, डाइवर्सिटी शुरू हो रही थी। यानी अब एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक लोग नहीं, आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, उनका अपना अपना कल्चर है, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनका रिलीजन अलग है, उनके प्रैक्टिसेस अलग है। तो डाइवर्सिटी यहाँ से शुरू हो रही थी। तो अर्बनाइज्म जो है डिक्लाइन कर रहा था बट डिड नॉट डिसअपेयर, यानी जो अर्बन लाइफ है वो डिक्लाइन कर रही थी पर पूरी तरह से अभी तक डिसअपेयर नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो कुडवाला है चोलिस्तान, बेट द्वारका है गुजरात में, और दाइमाबाद है आपका महाराष्ट्र में। तो अगर मान लो याद करना है कि चोलिस्तान में कूड़ेवाला है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमेशा जो है कूड़े वाले को बोलते हैं, ये लोग भैया चोली वोली पड़ी हुई है, ये फालतू के कपड़े अब तो ले जाओ, तो उसका यूज़ करते क्या है। तो कूड़े वाला मतलब कूड़े वाले को बोलते कि चोली वगैरह जो कपड़े पड़े उसको तो ले जाओ। और बूढ़े लोग हमेशा द्वारका जाना चाहते हैं बिकॉज़ वहाँ पे कृष्ण जी का टेम्पल है। ठीक है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इस उम्र में कोई सेवा वेवा कौन करते, तो दाई माँ वगैरह उन्होंने लगा रखी होती है जो उनकी सेवा वगैरह करती है। तो इस तरह से आप इस इंपॉर्टेंट सिटीज़ को याद रख सकते हो। एग्रीकल्चर की ग्रोथ के बारे में करें तो डबल क्रॉपिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि विंटर में सिर्फ वीट नहीं उगता था, वीट के साथ साथ वो एक ही खेत में बार्ले भी उगा रहे हैं। समर में सिर्फ राइस ना उगाने के बजाय वो राइस के साथ साथ मिलेट्स हो गया, सोरगम होगा, वो भी उगा रहे हैं। बिकॉज इस समय में हम कह सकते हैं लोगों को नॉलेज हो गई थी कि भाई इतनी सारी चीज़ें जो हमारे सामने दिख रही हैं, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें जो समर में उग सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें विंटर्स में उग सकती है। तो क्यों ना जो समर में उगने वाली चीज़ें उनको हम एक साथ उगाएँ, और जो विंटर में उगने वाली चीज़ें उनको एक साथ उगाएँ, अलग अलग उगाने से फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डबल क्रॉपिंग आपको देखने को मिलेंगी। सोसाइटी की बात करें तो कल्चर जो था उनका, जो हम कह सकते हैं सब इंडस कल्चर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। एंड रूरल सेटलमेंट जो थी चालकोलिथिक नेचर की देखने को मिली। जिस तरह से हम चालकोलिथिक टाइम पे हमने देखा था कि रूरल सोसाइटी वापस से आ रही थी, और दो चालकोलिथिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद देखा गया है, बट फिर भी चालकोलिथिक जो था हाँ काफ़ी ज़्यादा रूरल सोसाइटी का स्थित था। बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लेट फेज था वहाँ पे आते आते चीज़ें जो है डिक्लाइन में चली गई थी, अर्बन लाइफ डिक्लाइन में चली गई थी, जो अर्बन सिटीज़ थी वो डिक्लाइन में चली गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं आईवीसी के बाद जब आपका वो चालकोलिथिक आया होगा, वहाँ पे भी रूरल सोसाइटी देखने को मिली थी, देखने को मिली होंगी। बिकॉज इससे पहले जो आईवीसी आया है लेट फेज़ में, वहाँ पे रूरल सेटलमेंट है, तो ऑब्वियसली आईवीसी के बाद जो चालकोलिथिक आया वहाँ पे भी रूरल सेटलमेंट ही हो गया अचानक से, तो तुरंत ही अर्बन नहीं हो सकता वो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सोसाइटी जो थी लेट हड़प्पन फेज़ में, जो लोग थे बेसिकली गांव में रहना शुरू कर गए थे, यानी इससे पहले अगर मैच्योर में देखें तो अपना प्रॉपर सिटीज़ में रह रहे हैं, बट लेट हड़प्पा में आते आते लोग गांव में रहना शुरू कर गए थे। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे थे, स्टॉक को रेज कर रहे थे, हंटिंग फिशिंग वगैरह करने लग गए थे। पॉटरी की अगर बात करें तो जो पेंटेड हड़प्पन पॉटरी थी वो अब कहीं ना कहीं रिप्लेस्ड हो गई थी बाय नॉर्मल पेंटेड ग्रेवियर की पॉटरीज देखने को मिलेंगी। और ये जो पॉटरी अभी मिल रही थी लेट फेज में, वो भी इतनी ज़्यादा मतलब इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस था। ठीक है, यानी कि मैच्योर फेज में जिस तरीके से एक पॉटरी बनाया करते थे रेड एंड बेसिकली रेड एंड ब्लैक कलर की हो गया, डिफरेंट पॉटरीज जो थी उसमें इसमें कार्विंग कितनी ज़्यादा अच्छे से की जाती थी, मोटिव्स लगाए जाते थे, डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। बट ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे लेट फेज में आते आते आपके डिसअपेयर हो रहे थे। मोटिव जो था लैक ह्यूमन फिगर, मतलब जो मोटिव्स अभी बनाए जा रहे थे उस बेसिकली घड़े में, उसमें ह्यूमन फिगर्स कहीं ना कहीं मिसिंग था। बाकी चीज़ें वो मतलब ह्यूमन के जो बनाते हैं ना बेसिकली डिज़ाइन वगैरह, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। एंड पॉटरीज जो थी बेसिकली लेस ब्राइट, उतनी ज़्यादा ब्राइट चमकीली नहीं थी, चमकदार नहीं थी, शाइनिंग नहीं आ रही थी उसमें।
परफोरेटेड जार हो गया, एस शेप्ड जार हो गया, सब डिसअपियर्ड हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये शो करती थी एक्सपर्टीज़ को, यानी कि मैच्योर हड़प्पन फेज़ में जो वहाँ पे लोग थे जिनको इस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज थी कि कैसे डिज़ाइनिंग पॉटरी बनानी है, एस शेप्ड की पॉटरी बनानी है, परफोरेटेड जार बनाने हैं, इस तरह से मोटिव्स बनाना है, तो वो लोग जो ये सब जानते थे, जो इस पर एक्सपर्ट थे, कहीं ना कहीं लेट फेज़ में आते आते वो शायद कहीं लुप्त हो गए होंगे या फिर क्या हुआ होगा पता नहीं, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें डिक्लाइन हो गया था। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप देखो ना, किसी को पर्टिकुलर नॉलेज है तो वो नॉलेज अपने जनरेशन को पास ऑन करता रहता है, बट उस टाइम पे शायद अच्छी तरीके से पास ऑन नहीं हो पाई होगी, तो उसकी वजह से ये डिसअपियर्ड हो गई होगी। एग्जैक्ट रीज़न क्या है किसी को नहीं पता, बट ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जिस तरीके से मैच्योर फेज़ था वैसा कंडीशन जो है लेट हड़प्पन फेज़ में नहीं देखने को मिला। ट्रेड की भी बात करें तो एंड ऑफ द हड़प्पन ट्रेड जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ख़त्म हो गया था, यानी जैसे जैसे लेट हड़प्पन फेज़ आया उनका जो ट्रेड हुआ करता था एशियन कंट्रीज़ के साथ, एशियन ठीक है उसके साथ, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जो मेज़र करे लेंथ को, यहाँ पे पाए नहीं गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें जो ऑलरेडी हमने देख भी रखी हैं, प्रभास पतन जो कि सोमनाथ में है, स्वात वैली आपको देखने को मिलेगा, संकोल पंजाब में है, आलमगीरपुर यूपी में है, रंगपुर गुजरात में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दौलतपुर हरियाणा में है, हुल्लास यूपी में है। तो लेट हड़प्पन फेज़ की सारी की सारी साइट्स को याद करने के लिए अब निमोनिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रभास पतन। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रभास जिस तरह से बाहुबली है उस तरह से मोदी जी भी हमारे बाहुबली हैं, तो इसको हमने याद किया था किस तरह से गुजरात में पाया जाता है। पतन से शो करता है, ये एंड मतलब लेट फेज़ को ये शो कर रहा है प्रभास पतन से। ठीक है, स्वात वैली को याद करने का तरीका यह है कि जैसे आप अपने लेट फेज़ में आते हो यानी बूढ़े हो जाते हो, तो आपका स्वार्थ जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, आप इस मतलब मटेरियलिस्टिक सोसाइटी से दूर चले आते हो। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। संघोल जो कि पंजाब में है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि पंजाब में जो सन है जैसे अपने बूढ़े माँ बाप को देखते हैं गोल हो जाता है, मतलब उन्होंने छोड़ के कनाडा वैनाडा चले जाते हैं, तो पंजाब में सन अपने बूढ़े माँ बाप को देख के लेट जो पेरेंट्स होते हैं उनको देख के गोल हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूपी में जो आपके योगी जी हैं वो सभी बूढ़े लोगों के लिए क्या लेके आए हैं, आम लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि ऑल आम जो है मेरे गिर गए पूरे के पूरे, तो इनको आम दे दो बूढ़े लोगों को। रंगपुर हमने देख लिया कि गुजरात में मोदी जी कैसे बोल रहे हैं कि बूढ़े लोगों को बोल रहे हैं आओ और आप रंगों से वगैरह खेलो। और मांडा में देखा था जम्मू कश्मीर में किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो सोल्जर्स है वो अपना मतलब पूरे भारत का मान बढ़ा रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो सब देख के बहुत खुश है कि ये जो भारत की रक्षा जो है हमारे नौजवान जो आपके सोल्जर्स है वो कर रहे हैं और मान बढ़ा रहे हैं भारत का। दौलतपुर की बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में जो नीरज चोपड़ा वो कहते हैं कि अभी तो चलो हम लोग जवान हैं कमा रहे हैं, बट जैसे जैसे बूढ़े हो जाऊंगा तो दौलत वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे, तो सब दौलत वौलत कुछ काम नहीं आती। नेक्स्ट है हुल्लास यूपी। तो योगी जी बोल रहे हैं सभी बूढ़े लोगों को देखो भाई अंतिम समय है, हर्ष उल्लास के साथ आप अपना जीवन बाकी का जो भी बचा हुआ है उसको हर्ष उल्लास के साथ जियो। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस फैक्ट है। पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने धोलावीरा को अपने लिस्ट में ऐड कर लिया था। इस तरीके से 40th मतलब 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई थी अपनी धोलावीरा। तो ऐसा कर सकते हैं कि मोदी जी ने जो है बेसिकली अपना जो ढोल बजा रहे हैं, क्यों, बिकॉज धोलावीरा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, और ये पहली ऐसी इंडस वैली की साइट है जिसको इस पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया होगा। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी सारी साइट्स हमने पढ़ी और उनमें से सिर्फ धोलावीरा को डाला गया। क्यों, मोदी जी खुश है ढोल बजा बजा के सबको न्योता दे रहे हैं कि आओ यहाँ पे देखने के लिए आओ। नेक्स्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशन है 2020 की, और उसमें 5 साइट्स को ऐड किया गया है, जिसमें से सिर्फ 2 ही ऐसी साइट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, बाकी नॉन इंडस वैली की साइट्स हैं। तो जो 2 साइट्स हैं वो यही है कि धोलावीरा जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ आपका हरियाणा में है, और नॉन इंडस वैली की साइट है वो है अधीचन्नालूर तमिलनाडु में है, हस्तिनापुर यूपी में है, और शिवस सागर असम में है। तो उसको याद करने का तरीका ये है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि सभी फॉरेनर्स को देखो कि हमारे भारत में कुछ आइकॉनिक डेस्टिनेशन से आप आओ और आप यहाँ पे घूमो, और 2 आइकॉनिक डेस्टिनेशन तो वही है, ढोल बजा बजा के सभी लड़कियों को बोला जा रहा है कि तुम राखी वगैरह लेके आओ, फिर ढोल बजा बजा के राखी सावंत को बुलाया जा रहा है कि आओ
और यहाँ पे घूमो, ठीक है। एंड बाकी जो जगह है इसको याद कर सकते हो इस तरह से कि तो बेसिकली बोला जा रहा है कि माँ है अपने बच्चे को बोल रही है, आदि तुमने चना जो लूटा हुआ है ना जल्दी से धर लो, तुम ही धराओ, तो तू मिल मुझे। क्यों? क्योंकि आदि तूने जो चना लूटा है ना तुझे छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो आदि की मम्मी बोल रही है, तू मिल मुझे, आदि तुझे चना लूट के ले जा रहा है ना, मैं तुझे पीटूंगी। नेक्स्ट है यूपी में जो योगी जी बोल रहे हैं हस्तिनापुर में बेसिकली आओ, और ना जिस तरीके से हस्तिनापुर फेमस है आपके पांडव और कौरव के लिए, तो उस हस्तिनापुर में आओ, ऐसा बोला जा रहा है। एंड शिव सागर असम में है, तो बोला जा रहा है कि आसान नहीं है शिव के सागर में घूमना, क्योंकि आप घूमने के पर्पज़ से बता रहे हो तो आसान नहीं होगा। शिव का ये जो सागर है ना बड़ा ही डीप है, तो आसान नहीं है सागर में घूम पाना, तो थोड़ा सा देखभाल के करो, ठीक है। नेक्स्ट राखी गढ़ी की बात करें तो ये यहाँ पे 2 एंशियंट माउंट देखने को मिलेंगे राखी गढ़ी में, और क्योंकि जानते हो हरियाणा में है। एंड यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राखी गढ़ी में, ठीक है। तो राखी मतलब राखी जो होती है हमेशा आप 2 लेके आते हो, तो उसका से याद रखना 2 एंशियंट माउंट्स आपको देखने को मिले राखी गढ़ी में। और ये 2 माउंट्स मतलब बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स वगैरह होते हैं। एंड ये बेसिकली एक नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट माना गया उसको। एविडेंस देखिए प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो माना जाता है कि रिसर्चर्स का मानना है कि दे हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स बिफोर IVC, ठीक है। तो ये अभी कुछ लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है जहाँ पे हमें कुछ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंसेस मिले, जहाँ पे रिसर्चर्स का मानना है कि उन्हें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कि एग्जिस्ट करते हैं एटलीस्ट 1000 बिफोर, यानी IVC जो आया है उससे 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले क्या रहा होगा? अब ऑब्वियसली स्टोन एज चल रहा होगा, तो स्टोन एज के टाइम पे हमें स्टोन एज के एविडेंसेस मिलने चाहिए थे, बट नहीं, हमें कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो रिसर्चर को ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टोन एज के टाइम पे हमें IVC के यानी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिल गए हैं, ठीक है। तो अगेन इन सब पे रिसर्च अभी चली रही है। और कुछ IVC के डिक्लाइन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा कारण रहा होगा जिसके कारण IVC का डिक्लाइन हुआ है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि लोगों ने शिफ्ट कर दिया था अपना क्रॉपिंग पैटर्न, जो पहले जहाँ पे लार्ज स्केल में जहाँ पे बहुत सारे सीरियल्स वगैरह उगाए जा रहे थे लोगों के द्वारा, जैसे वीट उगाया जा रहा है, बार्ले उगाया जा रहा है, तो क्योंकि क्लाइमेट बदला, उस क्लाइमेट के बदलने के कारण अब लोगों ने अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को ही चेंज कर दिया। यानी पहले जो वीट और बार्ले उगा रहे थे उसकी जगह वो ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ को उगाने लग गए, जैसे कि राइस वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस पैटर्न को देख के कहीं ना कहीं रिसर्चर्स का मानना ये है कि ज़रूर ऐसा कुछ क्लाइमेट चेंज आया होगा जिसके कारण लोगों ने अपने जो क्रॉप्स वगैरह उसको चेंज कर दिया। ड्राउट मतलब कुछ सूखा वूखा पड़ा होगा, बारिश कम हो रही होगी उसके कारण, ठीक है। एज पर रिसर्च के माने देर वॉज नॉट एनी कोलैप्स, कोई कोलैप्स नहीं हुआ था, रैदर देन देर वॉज डी अर्बनाइजेशन, मतलब कुछ ऐसा खतरनाक कोई भूकंप वगैरह या फिर अर्थक्वेक वगैरह नहीं आया होगा, बट नॉर्मली देखने को मिलेगा कि डी अर्बनाइजेशन हो गया था, यानी अर्बनाइजेशन जो सिटीज़ जो डिक्लाइन जा रही थी और रूरल एरियाज जो है वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। एज ईल्ड डिमिनिश्ड, जो ईल्ड थी यानी जो पैदावार थी, जो क्रॉप्स उगा रहे थे उसकी जो पैदावार थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। क्यों कम हो गई होगी? बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइमेट का इम्पैक्ट देखने को मिला होगा कि पहले जहाँ पे इतनी ईल्ड होती थी कहीं ना कहीं वो सरप्लस के तौर पे स्टोर की जाती थी, वो ईल्ड कहीं ना कहीं कम हो रही थी। अब लोगों ने, पहले के लोग जो थे लार्ज सिस्टम में स्टोर करके रखते थे ना गेहूँ वगैरह को, बट वो चीज़ अब कहीं ना कहीं रिप्लेस्ड हो गई थी। अब इंडिविजुअल हाउस होल्ड मतलब अपने अपने घरों पर लोगों ने उस पर्टिकुलर सामान को रखना शुरू कर दिया था। तो इससे यही पता चलता है कि ऑब्वियसली इतना उपज कम हो रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टोर ना करके लोगों ने अपने इंडिविजुअल हाउस होल्ड में बेस्ड क्रॉप प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली बना लिए थे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज लार्ज स्टोरेज सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड बेस्ड क्रॉप प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी लोगों ने अपने घरों में क्रॉप प्रोसेस सिस्टम के लगा लिए होंगे। एविडेंसेस शो करता है कि जो रागी जिसको फिंगर मिलेट्स बोलते हैं, ये नहीं पाया गया किसी भी एट एनी IVC साइट में, ठीक है। बट ये भी है कि जो रागी जो मिलेट्स है वो किसी भी IVC साइट में नहीं पाया गया है। एंड बाकी तो आपको अपने देखा ही प्री हड़प्पन साइट हमें देख लिए, कोट दीजी और आमरी है,
हड़प्पा है, कालीबंगन है, बनावली है। मैच्योर हड़प्पन साइट की बात करें तो हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चारुदारो है, कालीबंगन है। तो इन सब साइट्स को हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया और यहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपना वैदिक एज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।